नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप? आज हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को मात्र 20 मिनट में पूरा कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे बारे में जानना है तो पढ़ लीजिए, मेरा प्रोफाइल है ना। आज हम श्रेक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस के ऊपर ये सब इसके डिटेल्स है। चलिए तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर देखिए, आपको पहले दो बातें समझनी होंगी। एक तरफ तो मेटालिक कंडक्टेंस अलग चीज होती है और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, हमारे जो डिटेल में सिलेबस में है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इस पे हम ज्यादा बातें करते हैं पूरे चैप्टर के अंतर्गत, और दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं शुरुआत करने से पहले। देखिए, जो मेटालिक कंडक्टेंस है इसमें नो मैटर इज ट्रांसफर, मास वगैरह का कोई ट्रांसफर नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। चार्ज के जो कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि थर्मल वाइब्रेशंस कर्नल के बढ़ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस गिर जाता है। मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर अगर आप बात करें तो ओम्स लॉ वैलिड है, V इक्वल टू IR लगा सकते हैं, लेकिन फेराडे लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। जबकि आप अगर बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, तो यहाँ पे मैटर ट्रांसफर होता है, केमिकल चेंजेस भी होते हैं, चार्ज कैरियर्स जो है वो कैटायन और एनायन है। जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है। उसका कारण ये है कि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे दो बातें और लिखी गई कि ओम्स लॉ यहाँ भी फॉलो होता है और यहाँ फेराडे का कानून भी लगता है, क्योंकि मैटर का ट्रांसफर भी हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को डिटेल में बात करना शुरू करें तो देखिए, यहाँ पे 6 टर्म्स आपके सामने आते हैं: रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इन दोनों में देखिए फर्स्ट सेकंड में रिलेशन क्या है, दोनों इनवर्स है। इन दोनों में भी रिलेशन क्या है, दोनों इनवर्स है। मोलर इक्विवेलेंट को हम लोग आगे समझते हैं। अगर आपसे कोई कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करो एक लाइन में, तो आप क्या बोलेंगे? 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml या 1 cc इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसे आप बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर 1 ml, 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर का कंडक्टेंस अगर आप देखेंगे तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, यूनिट की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, कंडक्टेंस की निकालेंगे तो उसको इनवर्स कर दीजिए, ओम इनवर्स MHO, साइमंस, कैपिटल S भी लिख सकते हैं। रो की अगर आप निकालेंगे तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A से निकाल सकते हैं। और अगर इससे निकालते हैं तो यहाँ की ओम, ओम प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1। कप्पा की निकालेंगे तो इसका इनवर्स कर दीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर MHO सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप बात करें यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की, तो मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू वी मोलर, है ना। कप्पा इंटू वी मोलर, यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम है वो वी मोलर है, उसकी वैल्यू होती है 1000 अपॉन m, यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। वी मोलर को अगर आप यहाँ पुट कर देते तो आंसर आता है मोलर कंडक्टेंस का कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। यूनिट की बात करें तो अगर आप वी मोलर को सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में लेते हैं और बगल में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कप्पा है, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने मोलर वॉल्यूम को मीटर क्यूब पर मोल में लिया है और कप्पा अगर आप साइमन मीटर इनवर्स में लेते हैं, ये दूसरा वेरिएशन बनता है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दो वेरिएशन यहाँ पे मिलते हैं, एक सेंटीमीटर वाला और एक मीटर वाला। तो यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है। अगली स्लाइड में अगर चर्चा करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आंसर है वी इक्विवेलेंट। अगर आप निकालें यहाँ पे तो इसका आंसर आता है 1000 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। यहाँ पे अगर आप इसको पुट करते हैं तो फिर बताइए वैल्यू कितनी निकल के आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूला आप यूज करिए डायरेक्ट। और अगर आप यूनिट की चर्चा करें तो सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट में चलना है यूनिट इसका। कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अगर हम मीटर में चलते हैं तो मीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट, और ये आएगा साइमन मीटर इनवर्स में, तो ये साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में भी आ सकता है। तो दो वेरिएशन यहां पे बनते हैं। चर्चा को और आगे बढ़ाइए। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन दोनों में रिलेशन अगर देखें तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे कर लीजिए नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में देखिए नॉर्मेलिटी मोलरिटी में ये रिलेशन होता है ना। डिवाइड करेंगे तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी यानी कि एन फैक्टर के बराबर आंसर है, यहां से रिलेशन निकलता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर कर सकते हैं इसको, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर। ठीक है भाई, और आगे बढ़िए। एन फैक्टर पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एन फैक्टर आप एक एंटिटी का निकालते हैं, हमेशा सिंगल एंटिटी का, और एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज आपको देखना है कैटायंस के ऊपर, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज आपको एनायंस पे देखना है। ये किसके लिए डेफिनेशन बन रही है? ये एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट के लिए डेफिनेशन बन रही है। क्लियर? तो सॉल्ट का ही काफी तरह यहाँ पे यूज होता है। NaCl को अगर आप तोड़ेंगे Na प्लस Cl माइनस में, तो चार्ज ऑन कैटायन प्लस 1, चार्ज ऑन एनायन माइनस 1। तो आप मैग्नीट्यूड देखेंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे तो आंसर है 1।
CaCl2 का एन फैक्टर अगर आप देखें तो 2 है, Al2SO4 होल थ्राइस का एन फैक्टर 6 है। इसमें एक जुगाड़ भी लगा सकते हैं, AXBY अगर आपको कहीं पे लिखा मिला हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू वाई, ये डायरेक्ट एन फैक्टर आ जाता है। लेकिन ये जुगाड़ तब वैलिड नहीं होता है, लिमिटेशन भी समझ लें इसकी। लिमिटेशन इसकी जे की ये है, ये तभी वैलिड है जब x और y दोनों व्यक्ति एक दूसरे के बराबर नहीं हो, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन कल को अगर कैल्शियम सल्फेट का सवाल आता है तो यहाँ पे मामला थोड़ा फंस जाता है। अगर कैल्शियम सल्फेट में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 तो आंसर 1 आएगा, जो कि गलत है। तो आपको तोड़ के निकालना चाहिए Ca+2SO4-2। तो मैंने क्या कहा, जब तक दोनों सिमिलर नहीं है तब तक तो आप डायरेक्ट जुगाड़ लगाइए, ये वाला जुगाड़ डायरेक्ट। लेकिन अगर दोनों सिमिलर आ जाते हैं 1 1 है ना, तो आपको चार्ज देखने पड़ेंगे और एन फैक्टर यहां से कैल्शियम सल्फेट का आप लिखेंगे 2। क्या बात समझ में आती है? तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे दो मेथड आते हैं जब हम निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस। पहले मेथड का नाम है एक्सट्रापोलेशन मेथड। एक्सट्रापोलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बनता है, एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ा के यहाँ पे इंटरसेप्ट को मेजर किया जाता है। तो क्या लिखा है? यस एप्लीकेबल, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सट्रापोलेशन एप्लीकेबल है। यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस है, यहाँ पे रूट सी है। इस पे एक सवाल भी इस बार रीनीट में आया था। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जाएं तो कर्व ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आप देखें तो कर्व को आप एक्सट्रापोलेट नहीं करा पाएंगे, यहाँ पे किसी प्रकार का इंटरसेप्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो पूछा जाता है कि एक्सट्रापोलेशन कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं एप्लीकेबल है। स्ट्रॉन्ग पे एप्लीकेबल है, वीक पे एप्लीकेबल नहीं है। एक इक्वेशन आती है डेबाय-हेकल-ऑनसेगर इक्वेशन, इस पे इस बार रीनीट में प्रश्न आया था स्लोप से रिलेट करके। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? मोलर कंडक्टेंस एंड बी डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। बी कौन है भाई? बी है डेबाय-हेकल-ऑनसेगर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे वैलिड होती है। इसी से ये वाला ग्राफ बना है। क्लियर है? इसका जो स्लोप है उसको आप यहां इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए वाई एक्सेस पे इसको लिया गया है, एक्स एक्सेस पे इसको लिया गया रूट सी को, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है माइनस बी, ये बन जाएगा स्लोप। इसी पे सवाल आया था स्लोप की वैल्यू, और ये सब क्लास में प्लस क्लास में प्रॉपरली कराया जाता है। ये इंटरसेप्ट बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, कोलनॉच लॉ पे आ जाइए। ये दूसरा कानून है जिससे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं। कोलनॉच लॉ की इंपॉर्टेंट कुछ बात है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही वैलिड होता है, यानी कि वी डाइल्यूशन पे नहीं लगाते इस लॉ को। नंबर 2 बात, यहां मान के चलते हैं कि अल्फा सभी का 1 है, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो। तो ये काल्पनिक लॉ है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप लैब में प्रैक्टिकली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये कहता है ऐसा है कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्रिएट कर लिया जाए तो सभी का अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस लॉ की कुछ बातें मैथमेटिकल देखना चाहें तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इसका ये है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर आप AXBY का लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैटायन प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट एनायन, दोनों का कंडक्टेंस जोड़ दीजिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है और कहानी खत्म। अगर आप इसके 1 मोल का कंडक्टेंस देखना चाहते हैं इनफाइनाइट, तो इसके 1 मोल को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? x मोल A का, y मोल B का। देखो x मोल A का कंडक्टेंस और y मोल B का कंडक्टेंस, ये देखिए मोलर कंडक्टेंस में xy मल्टीप्लाई किया। तीसरा रिलेशन इसी से निकाला गया है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? मोलर अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना है इसका? y। यहां पे क्या लिखेंगे? इसका मोलर कंडक्टेंस अपॉन इसका एन फैक्टर। देखिए मोलर कंडक्टेंस और इसका एन फैक्टर है x। आयन का एन फैक्टर वही होता है जो उसके ऊपर चार्ज होता है, और आपको मैग्नीट्यूड में वो देखना है, क्योंकि एन फैक्टर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अप्लाई करते हैं फटाफट। मान लीजिए आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट Al2SO4 होल थ्राइस लेते हैं, तो बताइए उसको तोड़ने से आपको क्या मिलेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम आयन और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट आयन, दोनों को ऐड कर दीजिए, पहला रिलेशन आ चुका है। यही बेसिक रिलेशन सबसे पहले। अगर आप 1 मोल को तोड़ेंगे तो यहां से 2 मोल एल्युमिनियम 3 मोल सल्फेट बनेगा। तो देखिए 2 मोल एल्युमिनियम का कंडक्टेंस और 3 मोल सल्फेट का कंडक्टेंस, और जाहिर सी बात है कि सारी बातें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही हो रही हैं। ठीक है, अगर आप तीसरा रिलेशन देखें तो यहाँ पे इक्विवेलेंट है। देखिए तीसरा रिलेशन इसी से मॉडिफाई करके निकाला गया। इस इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मोलर अपॉन इसका एन फैक्टर। देखिए इसका एन फैक्टर 3 है और इसका एन फैक्टर देखें तो 2 है, यहाँ 2 डिवाइड कर लिया। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ पे आ जाते हैं। कोलॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? ऐप नंबर 1, पहला एप्लीकेशन कहता है कि अगर आपके सामने कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें दी हैं, जैसे देखिए ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इन तीनों की वैल्यूज उसने दे दिया और पूछ लिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड, इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या आंसर हो। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को देखिए जब तोड़ेंगे तो CH3CO माइनस Na, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस Cl माइनस। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो एस्टेट आयन और प्रोटॉन जुड़ जाएंगे, और आपको NaCl एक्स्ट्रा मिल रहा है तो NaCl आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा x प्लस वाई
और उसमें से z को माइनस किया, तो आंसर है x प्लस वाई माइनस z। इस एप्लीकेशन नंबर 1 से आपने क्या ढूंढा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ढूंढा। किसकी मदद से? स्ट्रॉन्ग के डेटा की मदद से। स्ट्रॉन्ग का डेटा कहां से आता है? को लॉस लॉ से या एक्सट्रापोलेशन से, तो आप कहेंगे एक्सट्रापोलेशन से। उसके डेटा को इस्तेमाल करके आप वीक का कंडक्टेंस को लॉस लॉ की मदद से ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? ये एप्लीकेशन नंबर 1। ऐप नंबर 2 पे आ जाइए। अगर आपको कभी अल्फा निकालना हो, अल्फा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? अल्फा का बेसिक कॉन्सेप्ट है हकीकत अपॉन फसाना। कोई पूछे भाई साहब अल्फा क्या होता है, तो आप कहेंगे हकीकत अपॉन फसाना। हकीकत अपॉन फसाना का क्या मतलब होता है भाई? कि आप क्या रियलिटी में है डिवाइड बाई आप क्या मैक्सिमम होने की बातें करते हैं मार्केट में। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मेरे 720 नंबर आएंगे और उसके नंबर मेरे दोस्त 72, तो उसका अल्फा 1/10 हो गया। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन आउटपुट नहीं आता। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कहता है मैं 720 लाऊंगा और ले भी 720 आता है, तो हकीकत और फसाना मैच कर जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा। वो कौन होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं? यही बात यहां पे भी है। नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रोलाइट, कितने आयंस वो वाकई प्रोड्यूस कर रहा है, अपॉन कितने उसके अंदर टोटल आयंस हैं, मतलब कितने मैक्सिमम देने के बारे में सोच सकता था, वही अल्फा है। ऊपर हकीकत है और नीचे फसाना है। यहां पे भी देखिए ध्यान से, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है वी डाइल्यूशन पे क्या आंसर देता है कंडक्टेंस का, नीचे क्या लिखा है? मैक्सिमम क्या बातें कर सकता है, हकीकत अपॉन फसाना। इक्विवेलेंट का भी रेशियो ले सकते हैं आप, मोलर का भी रेशियो ले सकते हैं, और इस तरीके से आप अल्फा निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए ऐप नंबर 3 पे आ जाइए। अगला एप्लीकेशन आपसे कहता है कि भाई अगर आपने बात करी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, ठीक है, कैसे निकालेंगे? मेन फॉर्मूला देखिए, वीक मोनोबेसिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है उसके लिए क्या होता है भाई? K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में जनरली बहुत कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो K की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाती है। देखिए यहाँ पे अप्रोक्स का साइन लगा है, सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा पीछे से ढूंढ लेंगे ऐप नंबर 1 से, सी आपको दिया होगा, पुट करेंगे, K निकल आएगा। एक इक्वेशन इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ऐप नंबर 4 पे आइए। अगला एप्लीकेशन आता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर केएसपी कैसे ढूंढा जाए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाए। तो इसमें क्या लॉजिक है देखिए, जब सैचुरेशन पॉइंट आता है ऐसे लोगों का जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। स्पेरिंगली सॉल्युबल कौन होता है? जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा ही कम होती है ना। तो अगर ऐसे व्यक्ति आपको मिलते हैं जैसे एजीसीएल सॉलिड, तो इनका मैक्सिमम कंडक्टेंस आपको कब मिल जाता है? सैचुरेशन पॉइंट पे। सैचुरेशन पे जाइए, इनका कंडक्टेंस मेजर करिए, वही इनका मैक्सिमम कंडक्टेंस है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी इनका वही कंडक्टेंस आएगा जो सैचुरेशन पे आ रहा था। तो दोनों को बराबर कर दीजिए और इसको बराबर करके लिख देंगे कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है? मोलैरिटी एट सैचुरेशन ही सॉल्युबिलिटी है। ध्यान दीजिए यहां पे जो कप्पा हम यूज करेंगे वो कौन सा वाला यूज करेंगे? सैचुरेशन वाला। तो सवाल कैसा आएगा? देखिए सवाल जब आएगा तो आपको मोलर कंडक्टेंस एजीसीएल का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहले ढूंढना होगा। तो ये दिया जाएगा आपको, एजी प्लस का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट और सीएल माइनस का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए ये निकल आएगा। और ये अगर निकल आया ये, तो ये इसके बराबर है तो ये भी निकल आएगा, और ये इसके बराबर है तो ये भी निकल आएगा। और यहाँ पे कप्पा सैचुरेशन वाला लगा देंगे तो सॉल्बिलिटी निकल आएगी। सॉल्बिलिटी निकल आई तो सॉल्बिलिटी को यहाँ पुट कर देंगे, केएसपी निकल आएगा, और इस तरीके से एजीसीएल का केएसपी निकाल सकते हैं। अगर हम जनरल बात करें किसी की केएसपी के फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला ये होता है केएसपी ऑफ ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स वाई पावर वाई एस पावर एक्स प्लस वी। एक्स वाई सब में बदलते रहते हैं, अलग अलग केसेस में आप इसको पुट करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला ट्रिपल आई, इंटरआयनिक इंटरेक्शन, सॉल्वेशन, हाइड्रेशन। तीसरा विस्कोसिटी, चौथा टेम्परेचर, और पांचवा डायल्यूशन। ट्रिपल आई को अगर आप समझे यहाँ पे, तो ट्रिपल आई जब बढ़ता है, बातचीत जब मछलियों के बीच में, मान लीजिए तालाब में है मछली और बातचीत जब बढ़ गई है, तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। अगर आप हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मोबिलिटी बढ़ेगी, आयन की वेलोसिटी बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन पे सवाल क्या आता है? अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो हर प्रकार का कंडक्टेंस बढ़ता है सिवाय एक के। सिवाय एक के कौन सा वाला? कप्पा। तो कप्पा की वैल्यू मेरे दोस्त घट जाती है, और कप्पा घट जाता है, उसके अलावा बाकी सब के सब क्या होते हैं? बढ़ते हैं। कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा, कप्पा गिर जाएगा। तो यहां तक अगर आपने बेसिक बातें सारी सीख ली हैं, ये सबसे छोटा रिवीजन मैंने आपको आज कराया। पूरा का पूरा कंडक्टेंस देखिए आपको छोटे से हिस्से के अंदर करा दिया, मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर। अब अगर आप ऐसे ही और भी छोटे छोटे पार्ट्स का रिवीजन चाहते हैं, क्रिस्प रिवीजन है ना, जिससे आप शॉर्ट नोट्स बना पाए,
प्रॉपरली रिवाइज कर पाए, तो कमेंट में लिखिएगा अगला आपको रिवीजन किस चीज का चाहिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, तो भाई ये बैच है हमारा टीम टाइटंस का, ये जुलाई 30 से स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, और आप ले सकते हैं 4499। ठीक है, इसमें आपको सीट में पढ़ाएंगे पूरी बायोलॉजी आपको सीट में पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे अनुपम सर। केमिस्ट्री में 3 एजुकेटर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड सर पढ़ाएंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आकांक्षा मैम पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको पूरी एक टीम मिलती है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आइए जुड़िए, और इस टीम में प्रॉपर सिलेबस खत्म किया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। तो ये है फिनिक्स 3.0। अगर आप चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेना, आप सभी एजुकेटर का पैनल पूरा लेना चाहते हैं, तो मात्र 4499 में आपको सब मिल रहा है, सब अनलॉक हो रहा है एक साथ। सारे केमिस्ट्री, सारे फिजिक्स, सारे बायो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो, 3 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप मेरे गाइडेंस में रहना चाहते हैं तो मेरा कोड है JStarLive, JSTARLIVE। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो मेरी स्पेशल क्लासेस में आइए, वहां पे मैं आपको बताऊंगा आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं साल भर में आपको गाइड करूं, कोई प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरा कोड यूज करिए JStarLive। 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, देखिए प्लस है, एक आइकॉनिक है, और तीसरा आइकॉनिक प्रो है। इसमें सीबीटी अब जो जुड़ गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी ऑनलाइन का ये है, सीबीटी ऑफलाइन का ये प्राइस है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के साथ सीबीटी लेते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आइकॉनिक के साथ अगर आप सीबीटी लेते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और आइकॉनिक प्रो के साथ आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और कॉन्सेप्चुअल वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं और भी बनाता रहूं, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर भरिएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं कौन सी चीज का रिवीजन आपको कराऊं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।